So we will start today's session with a very quick revision of rolling motion. तो अगर आपको याद होगा in the last session, last lecture में हमने rolling motion of a body start किया था. तो rolling motion, if you remember properly, is a combination of two motions. कौन से दो motion? Translational और rotational. मतलब हमारे पास एक body था which was rolling on a horizontal surface, flat surface. तो हमारे पास एक बॉडी है जस्ट लाइक अ व्हील और डिस्क और अ स्फीयर एंड इट रोल्स. रोलिंग मोशन में होता क्या है? सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी मूव्स इन स्ट्रेट लाइन. तो लीनियर मोशन कौन परफॉर्म कर रहा है? सेंटर ऑफ मास. और बाकी का जो बॉडी है, बाकी का बॉडी क्या हो रहा है? रोटेट हो रहा है. तो इफ यू रिमेंबर, there's only one point, बॉडी का एक ही पॉइंट ऐसा है जो क्या कर रहा है? स्ट्रेट लाइन मोशन परफॉर्म कर रहा है, लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहा है. What other particles are doing? All other particles of the body, they are performing rotational motion. मतलब body is rotating about an axis passing through its center of mass. Good. तो बाकी का बॉडी is performing rotational motion. तो अगर आपको याद होगा, अगर इस बॉडी का मास m है, इसका रेडियस r है, तो टोटल एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन, इफ यू रिमेंबर, टोटल एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन इज इक्वल टू ट्रांसलेशनल एनर्जी प्लस रोटेशनल एनर्जी. ये जो सेंटर ऑफ मास है बॉडी का, इट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी v. गुड. तो आपको पता होना चाहिए ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv². और रोटेशनल एनर्जी क्या होता है? हाफ I⍵². देन इफ यू रिमेंबर, हाफ mv² प्लस हाफ I क्या था? mk² और ω². तो अगर आपको याद होगा, ओमेगा सर्कुलर मोशन के लिए v इक्वल टू होता है r ओमेगा. तो ओमेगा क्या आएगा? v/r. तो ओमेगा की जगह पे आप रिप्लेस करोगे v/r. तो यू विल हैव दिस एज प्लस m k² v/r का स्क्वायर. तो दिस इज इक्वल टू हाफ mv² प्लस ये v का स्क्वायर बाहर निकाल लो, तो यू विल हैव हाफ mv² k²/r². और यहाँ पे जो दो टर्म है, ये पहला टर्म कौन है? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ लीनियर मोशन. और दूसरा टर्म कहाँ से आया? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. तो जब बॉडी रोल होता है, रिमेंबर, बॉडी रोल होता है तो फ्रिक्शन होता है कंपलसरी. तो व्हेन दे आर सेइंग रोलिंग मोशन, मतलब देयर इज फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन है तो दो मोशन होंगे. एक स्ट्रेट लाइन मोशन किसका? सेंटर ऑफ मास का. और रोटेशनल मोशन किसका? बाकी के पूरे बॉडी का. सो यू शुड रिमेंबर दिस. अब ऐसा है, इसमें से आप हाफ mv² निकाल सकते हो बाहर. और बाय द वे, अगर आपको रोटेशनल मोशन अच्छे से याद है, तो अलग अलग बॉडी के लिए k की वैल्यू होती है अलग अलग. फॉर एग्जांपल, रिंग के लिए कितना है k का वैल्यू? k/r इज 1, k²/r² इज 1. डिस्क के लिए कितना है? k²/r²? 1/2. गुड. तो याद रखना, बॉडी, इमेजिन हमारे पास तीन अलग अलग बॉडीज है. एक है रिंग, एक है डिस्क, एक है स्फीयर. तीनों ही केसेस में अगर मास सेम है, तो हमारे पास एक रिंग है, वी हैव अ रिंग. हमारे पास एक डिस्क है और एक स्फीयर है. तीनों का अगर मास सेम है, तीनों का रेडियस सेम है अगर, तो क्या चेंज नहीं होगा? क्या चेंज नहीं होगा? ट्रांसलेशनल एनर्जी. अगर वेलोसिटी भी सेम है तो. और चेंज क्या होगा? रोटेशनल. क्योंकि रोटेशनल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? k²/r². तो याद रखना हमेशा, रोटेशनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, मतलब k²/r² पे डिपेंड करता है. ट्रांसलेशनल मोशन सिर्फ मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है. तो अगर हमारे पास 3-4 अलग अलग टाइप के बॉडीज है ऑफ द सेम मास एंड उनका वेलोसिटी भी सेम है, तो उस केस में सिर्फ रोटेशनल एनर्जी चेंज होगा, बाकी सेम रहेगा. अब आप हाफ mv² बाहर निकाल लोगे, तो पहले टर्म में बचेगा 1, दूसरे में बचेगा k²/r². तो ये हमको मिल गया था टोटल एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन. टोटल एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन, रोटेशनल नहीं. रोटेशनल
हाफ mv² k² प्लस r² आता है। देन अगर आपको याद होगा तो हमने एक टेबल बनाया था, तो वापस से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। हमने डिफरेंट टाइप के बॉडीज लिए थे। तो टाइप ऑफ बॉडी, then we have taken, if you remember, what is the value of k by r, then what is the value of k square by r square, then what is translational kinetic energy, then what is rotational kinetic energy, then what is total kinetic energy of rolling motion। तो हमारे पास कौन कौन से बॉडीज थे? हमारे पास था एक रिंग और हॉलो सिलेंडर होता है सेम। देन हमारे पास था एक डिस्क और सॉलिड सिलेंडर होता है सेम। देन वी हैड हॉलो स्फीयर, और लास्टली हमारे पास था सॉलिड स्फीयर। तो ये 4 केसेस हमने देखे थे। तो वन बाय वन, तो पहला टाइप ऑफ बॉडी कौन सा है? सबसे पहला बॉडी कौन सा देखा था हमने? रिंग मतलब कैसा होता है? हॉलो सिलेंडर। क्यों हॉलो सिलेंडर? बिकॉज आई टोल्ड यू, इमेजिन, हॉलो सिलेंडर पता होना चाहिए। हॉलो सिलेंडर मतलब अंदर से फोकल, नथिंग फ्रॉम इनसाइड। ये हॉलो सिलेंडर है। इसका क्रॉस सेक्शन कैसा दिखता है? रिंग जैसा। दैट इज व्हाई हॉलो सिलेंडर और रिंग का केस होता है सेम। दूसरा हमने लिया था सॉलिड सिलेंडर या फिर डिस्क। तीसरा हमने लिया था हॉलो स्फीयर, एंड लास्टली हमने लिया था सॉलिड स्फीयर। ओके, तो टाइप ऑफ बॉडी ये आ जाएगा। k बाय आर की वैल्यू लिख लेंगे पहले, तो k बाय आर, उसके बाद हम लिख लेंगे व्हाट इज k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, फिर व्हाट इज ट्रांसलेशनल एनर्जी, व्हाट इज रोटेशनल एनर्जी, व्हाट इज टोटल एनर्जी। तो एक चीज याद रखना, ट्रांसलेशनल एनर्जी सब के सब केस में सेम आता है, हाफ mv स्क्वायर एंड सो ऑन सो फोर्थ। सबका सब सेम, चारों केसेस में सेम, हाफ mv स्क्वायर एंड हाफ mv स्क्वायर। k बाय आर यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 1 बाय रूट 2, यहाँ पे है रूट 2 बाय 3, यहाँ पे है रूट ऑफ 2 बाय 5। k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 1 बाय 2, 2 बाय 3, 2 बाय 5। और अगर आपको रोटेशनल एनर्जी का फॉर्मूला याद है, मैंने अभी भी बताया था, ये आता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई की जगह पे आप लिखते हो m के स्क्वायर, ओमेगा की जगह पे लिखते हो v बाय आर, तो v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, मतलब ये बन जाता है हाफ एम वी स्क्वायर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो ये हाफ एम वी स्क्वायर क्या है? ट्रांसलेशनल एनर्जी। के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू तो आपके पास है ऑलरेडी, तो दोनों को मल्टीप्लाई करते जाओ। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है इन शॉर्ट, तो हाफ एम वी स्क्वायर। टोटल एनर्जी इन दोनों का एडिशन होता है, मतलब ओनली एम वी स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे वापस से, तो रोटेशनल एनर्जी मिलेगा 1/4 mv²। इन दोनों को ऐड करोगे तो 3/4 mv²। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1/3 mv²। 1/3 और 1/2 को ऐड करोगे 5/6, तो 5/6 mv²। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1/5, और 1/5 और 1/2 को ऐड करोगे तो 7/10, तो 7/10 mv²। गुड। so this is how you can make a complete table। अलग अलग टाइप का बॉडी है, उसका मोशन भी हमने देखा, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, एंड टोटल एनर्जी भी हमने फाइंड कर लिया। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमने इंट्रोड्यूस किया था, आई हैव जस्ट इंट्रोड्यूस नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज, इफ यू रिमेंबर, रोलिंग मोशन। यहाँ पे हमने रोलिंग मोशन लिया ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। अगले टॉपिक में रोलिंग मोशन था ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। ओके, तो अभी उसको हम डिटेल में वापस से देखेंगे। तो अगला टॉपिक है रोलिंग मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, राइट। तो इसमें
सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि मोशन तो रोलिंग है, बट दिस टाइम ऑब्जेक्ट ये एक हाइट से आ रहा है। तो ऑब्जेक्ट इज ऑन एन इंक्लाइन प्लेन पे ऑब्जेक्ट है और वो रोल होके नीचे आएगा। तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट लाइक अ स्फीयर और अ डिस्क, ये एक इंक्लाइन प्लेन से जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा, इट इज रोलिंग डाउन, ये नीचे की तरफ आ रहा है। इनिशियली मान लो, इनिशियली इट इज एट पोजीशन ए, इसका इनिशियल वेलोसिटी है 0, ये रेस्ट पे है। तो जब ये रोल करके आएगा, और याद रखना दिस इज रोलिंग मोशन विदाउट स्लिपिंग, विदाउट स्लिपिंग का मतलब होता है विथ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन नहीं होगा तो स्लिप होगा ना, यहाँ पे विदाउट स्लिपिंग मतलब विथ फ्रिक्शन। तो द बॉडी, ये जो बॉडी है ये रोल करके नीचे आएगा, और रोल करके नीचे आएगा मतलब इसका स्पीड बढ़ रहा है, क्योंकि पहले कितना था 0, फिर बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, और ग्राउंड पे आने के बाद मतलब बी पोजीशन पे आने के बाद इसका स्पीड हो गया v, करेक्ट। अब जब स्पीड चेंज होता है विथ टाइम तो उसको क्या बोलते हो, एक्सेलरेशन। तो हमारे इस टॉपिक में 2 टास्क है। नंबर 1, तो हमको ये देखना है कि फाइनल वेलोसिटी कितना, और नंबर 2 हमको ये देखना है व्हाट इज एक्सेलरेशन। तो 2 चीजें याद रखना। तो मैं आपको पहले डेरिवेशन समझा देता हूँ वापस से एक बार, एंड देन वी विल राइट डाउन। देखो बहुत बहुत सिंपल लॉजिक है। ऐसे टाइप में जब ऐसा कोई टॉपिक आए तो हमेशा याद रखो, यू ऑलवेज हैव टू अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होता है, तो ए पॉइंट पे ऑब्जेक्ट हो या बी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट हो, टोटल एनर्जी इज ऑलवेज सेम। मतलब आप स्टार्ट करोगे बाय राइटिंग डाउन टोटल एनर्जी एट ए इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी। टोटल एनर्जी एट ए इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, total energy at B is kinetic energy at B plus potential energy at B, करेक्ट। लेकिन A पे काइनेटिक एनर्जी 0 है क्योंकि स्पीड क्या है 0 है। पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया mgh, राइट। देन व्हाट इज h, h इज हाइट। देन काइनेटिक एनर्जी एट B, यहाँ पे ये आएगा हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी आएगा 0। क्यों 0? क्योंकि यहाँ पे हाइट 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन हाइट। तो यहाँ से m और m कैंसिल, तो v² आपको मिल जाएगा 2gh, करेक्ट। इज दिस करेक्ट? यस। कौन सा मोशन है मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पे विदाउट स्लीपिंग, मतलब कौन सा मोशन होता है ये, रोलिंग मोशन होता है। तो रोलिंग मोशन में काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, कंप्लीट फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का, याद है? अभी अभी डिराइव किया ना वापस से एक बार, क्या किया, हाफ mv² 1 प्लस k² बाय r²। तो याद रखना रोलिंग मोशन का मतलब ये कि ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, तो रोटेशनल पार्ट को भूलना नहीं। तो 1 प्लस k² बाय r² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो अगर आपने लिख दिया हाफ mv² मतलब आप ये बता रहे हो कि मोशन क्या है, सिर्फ ट्रांसलेशनल। और सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन कब होता है, जब फ्रिक्शन नहीं हो, तो बॉडी क्या होगा, डायरेक्टली नीचे आ जाएगा, इट विल स्किड डाउन। ओके, तो नाउ इट इज सिंपल। अभी क्या करना है, v² फाइंड करना है, तो बाकी सबको शिफ्ट कर लो। तो v² इक्वल टू 2 यहाँ पे आ गया, तो 2gh अपॉन 1 प्लस k² बाय r²। तो यहां से आपको मिल जाएगा v का इक्वेशन मिल गया, यहां से कितना आ गया, v अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस k² बाय r², करेक्ट। हमको और क्या फाइंड करना था, एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि स्पीड चेंज हो रहा है विद टाइम, मतलब क्या है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हो, यू शुड नो, v² इक्वल टू u² प्लस 2as। इसमें v² तो हमको पता है कितना है, v² 2gh अपॉन 1 प्लस k² बाय r²। u कितना था 0, प्लस 2as। s क्या है, s है ये डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब विड्थ ऑफ दिस प्लेन, ये है s। h और s दोनों डिफरेंट है, h है वर्टिकल हाइट, s है द एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी।
तो अगर आपको एस चाहिए, व्हाट इज साइन थीटा? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एस क्या मिलेगा? एच अपॉन साइन थीटा। तो ये एस की जगह पे यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना, राइट, करेक्ट। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, या तो उल्टा करो, या तो एच के लिए सब्स्टिट्यूट करो या तो एस के लिए करो, वन ऑफ द टू थिंग्स आपको करना पड़ेगा, दोनों में से एक। तो यू विल हैव 2gh, व्हाट इज एच? व्हाट इज एच? एस साइन थीटा। तो एस साइन थीटा डाल देते हैं यहाँ पे, अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इक्वल टू 2 ए की जगह पे जी एंड एस, करेक्ट, क्लियर। कैंसल कैंसल ना, कैंसल एंड कैंसल, जी एंड जी भी कैंसल, राइट। तो बचा क्या फिर? क्या फाइंड कर रहे थे आप? एक्सेलरेशन। आपने एक्सेलरेशन को उड़ा दिया तो क्या बचा? नथिंग। तो ये याद रखना, ये ए की जगह पे जी कभी नहीं आएगा, ये ए का ए ही रहेगा, राइट, क्योंकि ये एक्सेलरेशन क्या है? डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, और जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये कैंसल, इसको जी मत लिख देना, कैंसल एंड कैंसल, 2 और 2 भी गया, तो क्या बचा? a इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये आ गया आपके पास एक्सेलरेशन का इक्वेशन। इसका एक्सेलरेशन बॉडी का, कौन से बॉडी का? बॉडी लाइक स्फीयर या फिर डिस्क या फिर व्हील, क्योंकि रोलिंग मोशन उसी का होता है। स्क्वायर प्लेट मत रख देना, स्क्वायर प्लेट रख दिया बोलोगे रोल नहीं हो रहा है, राइट। देन अब व्हाट डू यू सी? स्पीड और एक्सेलरेशन दोनों के दोनों किस पे डिपेंड करते हैं? के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। इसका मतलब फाइनल स्पीड ऑफ बॉडी या फिर एक्सेलरेशन, ये डिपेंड करेगा बॉडी के शेप पे, मतलब डिस्क है, रिंग है, सॉलिड स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है। क्यों? क्योंकि आपको पता है डिस्क, रिंग, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर सबके लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है? डिफरेंट है। तो हम और एक टेबल बनाएंगे, तो वी विल मेक वन मोर टेबल, body, type of body, then what is the value of v? Of course k square by r square. Then what is the value of v and what is the value of a? तो एक और टेबल बना लेंगे, रिंग मतलब हॉलो सिलेंडर, उसके बाद डिस्क मतलब सॉलिड सिलेंडर, उसके बाद हॉलो स्फीयर एंड लास्टली सॉलिड स्फीयर। तो एक और टेबल बना लेंगे हम लोग, गुड। So you have type of body, you have here k square by r square, यहाँ पे v और यहाँ पे a। टाइप ऑफ बॉडी क्या है? रिंग। दूसरा क्या है? डिस्क। फिर क्या है? हॉलो स्फीयर। फिर क्या है? सॉलिड स्फीयर। के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू आपको पता ही है, 1, 1/2, 2/3, 2/5। v का इक्वेशन क्या है? अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अगर रिंग होगा तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कितना? 1, 1 प्लस 1 कितना? 2, ऊपर 2 नीचे 2 कैंसल, तो ऊपर 2 नीचे 2 कैंसल, तो ये आ गया रूट ऑफ gh। a g साइन थीटा अपॉन 2, तो ये आ जाएगा आपका g साइन थीटा अपॉन 2। ओके, डिस्क के केस में मैं यहीं पे लिखता हूँ v का इक्वेशन। तो v आपको पता ही है, अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और a इक्वल टू g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, राइट। के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू हाफ प्लस 1 3/2, 3/2 का 2 ऊपर गया, फॉर अंडर रूट ऑफ 4gh अपॉन 3, राइट। तो वापस समझ लो, ये हाफ है, हाफ प्लस 1 कितना है? 3/2, 3/2 का 2 ऊपर गया तो 2 × 2 4 और नीचे 3। सिमिलरली यहाँ पे ये 3/2, तो 2 ऊपर जाएगा तो 2g साइन थीटा बाय 3, 2g साइन थीटा बाय 3। देन ये 2/3 है हॉलो स्फीयर के लिए, 1 प्लस 2/3 5/3, 3 ऊपर गया 6, तो अंडर रूट ऑफ
6GH upon 5, करेक्ट, क्लियर। 2/3 + 1 मतलब 5/3, 3 ऊपर गया, 3 × 2 6, ये नीचे क्या आएगा 5/3, 3 कहाँ आएगा ऊपर, तो 3G sin θ/5। और लास्टली सॉलिड स्फीयर 2/5, व्हाट इज 1 + 2/5, 7/5, 5 ऊपर गया 10, तो 10GH/7 ओके। और ए वापस से क्या आ गया 7/5 नीचे, 1 + 2/5 is 7/5, 5 ऊपर 5G sin θ/7। तो ये बन गया टेबल। उसी दिन हमने अराउंड 50-56 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे। अब और हो गए, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गए, CET JEE नीट के प्लस स्टेट बोर्ड के। एंड एडिशनली कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, you have 4 different bodies, ring, disc, hollow sphere and solid sphere of same mass rolling down the same inclined plane। चारों बॉडी का मास है सेम, प्लेन है सेम, राइट। तो नीचे पहुंचने के बाद which of the body will have maximum speed after reaching down the plane, तो मैक्सिमम स्पीड किसका होगा। अब रूट ऑफ GH, रूट ऑफ 4/3 GH, 4/3 कितना 1.33, मतलब डेफिनेटली डिस्क का रिंग से ज्यादा है। 6/5 मतलब कितना 1.2, क्योंकि 12/10, 1.2 का रूट डेफिनेटली ये 1.33 से कम है। ये कितना है 1.4, 1.4 का रूट सबसे ज्यादा होगा, तो स्पीड सबसे ज्यादा किसका होगा, सॉलिड स्फीयर का, राइट। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो दैट इज ऑल अबाउट रोलिंग मोशन डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ एक बार इसको रिवाइज करते करते प्रॉपरली नोट डाउन करेंगे, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ दिस थियरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो रोलिंग मोशन डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन में सबसे पहले आपको करना क्या है, व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू इज, हमारे पास एक बॉडी है, और याद रखना रोलिंग मोशन ये वर्ड आया तो आपको बॉडी का टाइप स्पेसिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो ले लो ट्रायंगुलर प्लेट नेवर रोल्स, राइट। तो यू हैव टू स्पेसिफाई फर्स्ट, कंसीडर a rigid body like a sphere or a disc rolling down, of course of mass, इसका कुछ मास होगा, of mass m and radius r rolling down an inclined plane with angle of inclination theta, राइट। इनिशियली बॉडी क्या था, रेस्ट पे था, कहां पे था, एट पॉइंट ए। सो initially the body is at rest at point A। जब वो नीचे आएगा कहां पे आएगा, B पॉइंट पे, मतलब ग्राउंड पे, राइट। सो let v be its velocity after it reaches ground at point B, let v be its final velocity at point B। तो अब हमें फाइंड क्या करना था, v का इक्वेशन और a का इक्वेशन। तो आपके टेक्स्ट बुक में ये टॉपिक का नाम है लीनियर स्पीड एंड एक्सेलरेशन। तो लीनियर स्पीड एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी, acceleration of a rolling body down an inclined plane,
ऑफ कोर्स विदाउट स्लिपिंग, राइट। अब जैसे मैंने आपको बताया था क्या हो रहा था, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। इसी को बुक में कैसा लिखते हैं, अब इमेजिन जब बॉडी रेस्ट पे है ए पॉइंट पे तो कौन सा एनर्जी नहीं है, काइनेटिक नहीं है। और क्योंकि बॉडी कहाँ पे है, एक हाइट पे, तो कौन सा एनर्जी है, पोटेंशियल है। जब बॉडी नीचे आ रहा है मतलब हाइट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। हाइट का कम होना मतलब पोटेंशियल एनर्जी का कम होना, राइट। और जैसे जैसे बॉडी नीचे आ रहा है मतलब पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है, लेकिन उसका स्पीड क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो कौन सा एनर्जी उसका बढ़ते जा रहा है, काइनेटिक। तो बुक में लिखते वक्त ऐसा नहीं बोलते टोटल एनर्जी एट ए इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी, वो बोलते हैं लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि एनर्जी इज कंजर्व्ड मतलब एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ तो किस में कन्वर्ट हुआ, काइनेटिक में। तो ये आप लिखोगे mgh इक्वल टू व्हाट इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर, पक्का 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर यहाँ पे रखना ही पड़ेगा, कैंसल एंड कैंसल। तो वी स्क्वायर इक्वल टू 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो यहां से आपको मिल जाएगा इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी v। तो v मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ 2gh। तो देयरफॉर v आ जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, राइट। यहाँ तक क्लियर। अब क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन, राइट। तो वी नो दैट, व्हाट डू यू नो इज, क्या पता है आपको, काइनेमैटिक्स का इक्वेशन, यस, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर ये आ गया 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इक्वल टू यू है 0 2as। तो अभी आप लिख सकते हो, बट फ्रॉम फिगर इफ यू सी, तो अगर आपने डायग्राम से साइन थीटा निकाला तो साइन थीटा इज h बाय s, राइट। साइन थीटा इज इक्वल टू h बाय s, इसका मतलब h इक्वल टू s साइन थीटा, राइट। देयरफॉर 2gh, h will be s साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इक्वल टू 2as। 2 और SS गया, राइट। देयरफॉर a कितना आ गया, g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो ये मिल गया आपको एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन। क्लियर यहाँ तक, गुड। तो इजी टॉपिक था, वाज नथिंग हियर, बहुत सिंपल सा आइडिया है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो दैट इज द एंड ऑफ थियरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो यहाँ पे हमारा थियरी पार्ट खत्म। अब हमने न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी सर्कुलर मोशन के सॉल्व किए हैं, रह गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का और रोटेशनल मोशन का इन जनरल। तो वी विल स्टार्ट विथ न्यूमेरिकल्स नाउ। तो पहला ही क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद, राइट, उसके बाद पहले सॉल्व करते हैं। तो डू नॉट डिस्टर्ब बाय टेकिंग योर बुक्स आउट, आई विल गिव यू टाइम, ओके। तो पहले एग्जाम्पल 1.7, एग्जाम्पल मतलब सॉल्व एग्जाम्पल है ये 1.7। अ फ्लाईव्हील नॉर्मली होता है डिस्क का, इट इज अ शेप ऑफ डिस्क। तो याद रखना फ्लाईव्हील मतलब क्या, डिस्क। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ओन एक्सिस कितना, mr square by 2, right? Good. A flywheel is a mechanical device specifically designed to efficiently store rotational energy for a particular machine. It is in the form of uniform 20 kilogram disc. आ गया? So this is what I was telling you. वो क्या होता है, disc होता है, of diameter 50 centimeter, able to rotate about its own axis. About its own axis मतलब half mr square.
Calculate its kinetic energy when rotating at 1200 rpm. Use pi square equal to 10. Calculate its moment of inertia in case it is rotated about a tangent in its plane. Tangent in its plane. तो याद रखो दो अलग अलग पार्ट्स है इस क्वेश्चन के. गिवन क्वांटिटी में सबसे पहले गिवन क्वांटिटी में क्या क्या दिया है वो नोट डाउन करना पड़ेगा. क्या दिया है? मास. मास कितना है? 20 किलोग्राम. उसके बाद क्या दिया है? डायामीटर. डायामीटर डायामीटर कितना? 50 सेंटीमीटर. मतलब रेडियस कितना? 25 सेंटीमीटर. मतलब ऐसा यूनिट में कितना? 25 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर. और क्या दिया है आपको? और आपको बताया है काइनेटिक एनर्जी व्हेन रोटेटिंग एट 1200 आरपीएम. मैंने बताया था आरपीएम मतलब एन. तो 1200 आरपीएम, आरपीएम से आरपीएस में जाना है तो डिवाइड बाय 60 करते हैं क्योंकि रिवोल्यूशंस पर मिनट. ये आरपीएम होता है रिवोल्यूशंस पर मिनट. एक मिनट में कितने सेकेंड्स? 60 सेकेंड्स. तो डिवाइड बाय 60 आरपीएस. तो ये मिल गया आपको एन. कितना आ गया एन? 1200 बाय 60 कितना? 20 रिवोल्यूशंस पर सेकेंड. उसके आगे आपको बोला है पाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी यूज करनी है? 10. पाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 10. और फाइंड क्या करना है? यू आर सपोज टू फाइंड टू थिंग्स. पहला आपको पूछा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, मतलब काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल. दूसरा आपको पूछा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट टेंजेंट इन इट्स प्लेन. तो आई टी. तो आपको ये पता होना चाहिए, दोनों फॉर्मूलास पता होने चाहिए. तो फॉर्मूला, विच फॉर्मूला डू यू नो? नंबर 1 आपको याद है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. आई मैंने अभी भी बताया mr स्क्वायर बाय 2 पहले केस के लिए. पहले केस के लिए कितना? mr स्क्वायर बाय 2. तो पहले केस के लिए mr स्क्वायर बाय 2 क्योंकि पहले केस में द बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस. दूसरे केस में बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट टेंजेंट इन इट्स प्लेन. अगर ये याद नहीं हो तो कोई इशू नहीं है, याद कर लेंगे. तो इफ यू रिमेम्बर, अच्छे से ध्यान देना यहाँ पे क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये डिस्क है, अगर आपको याद होगा ये तो पता होता है आईसी. इसको बोलते हैं आईसी. कितना होता है आईसी? mr स्क्वायर बाय 2. तो आईसी कितना? mr स्क्वायर बाय 2. और मैंने आपको बताया था हमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा के आईडी निकाला था जो आया था आईसी बाय 2. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट डायमीटर कितना? mr स्क्वायर बाय 2 मतलब कितना? mr स्क्वायर बाय 4. तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा अबाउट दिस एक्सिस विच इज id. मतलब कितना आ गया? mr स्क्वायर बाय 2 मतलब 4. हमें चाहिए अबाउट टैंजेंट इन इट्स प्लेन. इसके बाद कौन सा थ्योरम लगाया था हमने? पैरेलल एक्सिस थ्योरम. तो h की वैल्यू कितनी है? r. तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम मतलब ये O पॉइंट है. तो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O पॉइंट? IC प्लस mh स्क्वायर. मतलब IC की ID क्योंकि ये डायमीटर को पैरेलल है तो ID. तो mr स्क्वायर बाय 4 प्लस कितना? mr स्क्वायर. कितना हो गया? 5/4 mr स्क्वायर. तो नेक्स्ट टाइम से ये आपको पता होना चाहिए. यू शुड नो दिस. ये पता होना चाहिए कंपल्सरीली. we have already done so many times. हमने बहुत बार किया है. तो what is moment of inertia of a disk? 5/4 mr square about an axis which is tangent and in the plane. तो 5/4 mr square. Very good. तो अब solution is simple. फॉर्मूलास मिल गए तो सॉल्यूशन सिंपल. तो पहला केस जो है जिसमें आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन फाइंड करना है, के रोट, दिस इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. बट एज आई टोल्ड यू पहले केस में बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस मतलब mr स्क्वायर बाय 2. एंड पहले ये फाइंड कर लो
what is n? 20. what is r? 25 into 10 power minus 2 का स्क्वायर अपॉन 2. 1 एंड 10 जा 25 का स्क्वायर कितना 625 इंटू 10 कितना 6250 इंटू 10 पावर माइनस 4 तो ये कितना आएगा 0.625 किलोग्राम मीटर स्क्वायर. तो आई मिल गया. अब ओमेगा भी फाइंड कर लो. व्हाट इज ओमेगा 2 पाई n, राइट. 2 पाई n. व्हाट इज n? n is 20. तो n is 20. So this is 40 pi. Correct. Therefore आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन मिलेगा. कितना मिलेगा 1/2. पाई कितना है 0.625 और इसका स्क्वायर क्योंकि ये 40 का स्क्वायर होगा ओमेगा का स्क्वायर होगा मतलब 40 पाई का स्क्वायर, राइट. तो ये आ जाएगा 0.625 अपॉन 2. 40 स्क्वायर कितना और पाई स्क्वायर, राइट. गुड. एक काम करो कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए. व्हाट इज पाई स्क्वायर 10. वेरी गुड. तो 1600 और ये एक जीरो और, राइट, और डिवाइड बाय 2. ये 3 और ये 3 पॉइंट कैंसल मतलब 625 इंटू 16/2 मतलब 8. तो 625 इंटू 8 कितना होता है 5000 क्योंकि 625 इंटू 2 होता है 1250. ऐसे दो बार करते जाओ तो यू विल गेट 5000. तो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन 5000 जूल. तो ये आ गया 5000 जूल, राइट. देन सेकेंड केस में क्या फाइंड करने के लिए बोला था मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट. वो क्या होता है 5/4 mr². व्हाट इज m 20. what is r 25 into 10 power minus 2. 10 power minus 2 का स्क्वायर 5 25 स्क्वायर 625 into 10 power minus 4, right. 625 into 25 बहुत सिंपल है. what is 625 into 10? what is 625 into 10 again? What is 625 into 5? 25 मतलब 10 और 5. 625 into 25 मतलब 625 into 10. गड़बड़ किया सीधा ध्यान यहाँ पे. 625 into 10 6250 plus 625 into 10 6250 plus 625 into 5 तो 3125. this here and स्क्वायर करते जाओ कितना 15. तो 15625 और 10 पावर माइनस 4 मतलब 1.5625 क्या है आई है मतलब क्या है किलोग्राम मीटर स्क्वायर. तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. इजी क्वेश्चन था सिर्फ फॉर्मूलाज पता होने चाहिए. That's it. So this is capital R by the way. Capital R and capital R. Next question. The calculations are to be done by yourself. मास की वैल्यू पता है, R की वैल्यू पता है, मल्टीप्लिकेशन पता होगा ही. तो 1.5625 आता है. तो लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. एग्जाम्पल 1.8. अच्छे से ध्यान दो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. स्पेरिकल वाटर बलून अभी होली हुआ रिसेंटली. तो स्पेरिकल वाटर बलून मतलब इट इज लाइक वो पानी का गुब्बारा, राइट, इज रिवॉल्विंग एट 60 rpm. in the course of time 48.8% of its water leaks out. तो करते हो ना उसमें छोटा छेद कर देते हो then water starts coming out. तो water is leaking out. कितना परसेंट लीक हो गया 48.8. तो कितना बचा 48.8 लीक हो गया तो बचा कितना
51.2, क्योंकि 51.2 प्लस 48.8 इज 100%। तो 48.8 लीक हो गया, मतलब बचा कितना? 51.2। ये इंपॉर्टेंट है। विथ व्हाट फ्रीक्वेंसी विल द रिमेनिंग बलून रिवॉल्व नाउ? तो इनिशियली, थोड़ा डायग्राम से समझ लो, इनिशियली यू हैड अ बलून जिसका मास मान लो है m1, देन इसमें से वाटर इज लीकिंग आउट, और आफ्टर सम टाइम 48.8% लीक हो गया, तो बचा जो है m2, वो कितना बचा है? 51.2% ऑफ m1, क्योंकि 48.8 लीक होना मतलब कितना बचना? 51.2। किसका? m1 का, राइट। तो ये पता होना चाहिए सबसे पहले। तो इफ यू नो दिस, अगर इतना आपको समझा है तो आपको m2 by m1 ये रेशो मिल जाएगा। तो आपको रेशो मिल जाएगा व्हाट इज m2 by m1। तो यू सी m2 इज 51.2 by 100, क्योंकि परसेंट से आप फ्रैक्शन में आ रहे हो। तो m2 by m1 इज 51.2 by 100। रेशो मिल गया m2 by m1 का। आपको बोला है इनिशियल फ्रीक्वेंसी कितना था? 60 आरपीएम, राइट। तो इनिशियली इट इज 60 आरपीएम। 60 आरपीएम मतलब कितना आरपीएस? 1। 60 by 60 मतलब 1 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। तो ये आ गया n1। और पूछा क्या है आपको? क्या फाइंड करने के लिए बोला है? n2, करेक्ट। अब ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा आपको अप्लाई करना होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ऐसा ही एक क्वेश्चन ग्रेविटेशन में भी आया था आपको 11th में। क्वेश्चन ऐसा था कि इफ द अर्थ सडनली श्रिंक्स टू हाफ ऑफ इट्स रेडियस, राइट। तो यहाँ पे भी सेम केस है। तो रिमेंबर, ऐसे केसेस में आपको हमेशा यूज करना पड़ता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन मतलब एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट, मतलब क्या? इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, राइट। तो अगर आपको याद होगा, जो होना चाहिए नॉर्मली, व्हाट इज मोमेंटम फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया? याद है, हमने L इक्वल टू आई ओमेगा ऐसा डिराइव किया था, राइट। तो L1 मतलब I1 ओमेगा 1, L2 मतलब I2 ओमेगा 2। देन हमको ओमेगा तो दिया नहीं है, ओमेगा पूछा भी नहीं है, दिया क्या है? n, और पूछा क्या है? n2। तो ओमेगा इज 2 पाई n1, दिस इज इक्वल टू 2 पाई n2 into I2 देन 2 पाई कैंसल। तो I1 n1 इक्वल टू I2 n2, मतलब अगर आपको n2 फाइंड करना है तो आपको I1 बाय I2 का रेशो चाहिए, करेक्ट। तो I1 बाय I2 का रेशो चाहिए, मतलब आपको अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशो मिल गया तो क्वेश्चन सॉल्व, राइट। और हमको दिया क्या है? हमको दिया है मास का रेशो। हमको चाहिए क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशो। तो ये फॉर्मूला तक हम लोग आगे, इसके आगे देखते हैं सॉल्व कैसे करना है। अब इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 1। I1 बाय I2 कैसे निकालेंगे? बलून विच इज फिल्ड बलून मतलब इट इज इट इज नॉट बट इट इज लाइक अ सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? 2/5 mr स्क्वायर। गुड। 2/5 कांस्टेंट है, तो I इज प्रोपोर्शनल टू mr स्क्वायर। m कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि पहले केस में m1 मास था, दूसरे केस में m2 विच इज 51.2% ऑफ m1। क्लियर? तो अब हाउ डू यू फाइंड आउट रिलेशन? अभी मास का क्या करेंगे? डायरेक्टली रेशियो ले लेंगे, ले सकते हो। रेशो लोगे I1 बाय I2 क्या मिलेगा? M1 बाय M2 R1 बाय R2। लेकिन R1 बाय R2 दिया है क्या? नहीं। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आपको R1 बाय R2 पता नहीं है, तो उसको कैसे फाइंड करेंगे? क्योंकि R1 बाय R2 मिल गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्या करेंगे उसके लिए? व्हाट विल यू डू? तो समझ लो क्या फाइंड करना था? N2।
फॉर्मूला क्या आया, I1 by I2 इंटू N1, लेकिन I1 by I2 चाहिए तो इट इज प्रोपोर्शनल टू MR स्क्वायर। अगर मैं रेशो ले भी लेता हूं, इफ आई टेक दिस रेशो, तो प्रॉब्लम क्या आएगा, प्रॉब्लम ये आएगा कि हमको ये पता नहीं व्हाट इज R1 by R2, यू डोंट नो, तो नहीं पता, फिर क्या करेंगे, व्हाट इज टू बी डन, इसके लिए क्या करेंगे, हाउ डू यू फाइंड आउट R1 by R2, what is volume of a sphere, volume of a sphere 4 by 3 pi r cube, correct, clear. So do you remember in terms of density, density is mass upon volume, density is mass upon volume, so volume is mass into density, डेंसिटी ये मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम क्या आएगा, मास अपॉन डेंसिटी, तो मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी, राइट, इक्वल टू 4 by 3 पाई आर क्यूब, दोनों में वाटर था, यस, तो डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट, ये क्या है, कांस्टेंट, तो m इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, आर क्यूब, तो r इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, m रेज टू 1 by 3, तो m का तो रेशो पता है ना, हाँ, तो ऐसा इसको सॉल्व करना, हमेशा रिमेंबर इफ यू वांट टू सॉल्व सच क्वेश्चंस तो कुछ ना कुछ पैरामीटर यूज करना पड़ेगा, फिर आप बोलोगे इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं, बट यू कैन से वॉल्यूम इज मास अपॉन डेंसिटी, बट वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज मास अपॉन डेंसिटी ना, अरे डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या आ गया, मास अपॉन डेंसिटी, तो बराबर तो है, राइट, तो व्हाट इज वॉल्यूम, 4 by 3 pi r cube equal to m by rho, 4 by 3 constant, pi constant, rho constant, so therefore r cube is proportional to m, and therefore r is proportional to m raised to 1 by 3, equation number 3, इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 से इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में क्या है, क्या है इक्वेशन नंबर 2 में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई प्रोपोर्शनल टू मास, करेक्ट, मास इनटू क्या था, आर का स्क्वायर, राइट, लेकिन आर का स्क्वायर, आर किसको प्रोपोर्शनल है, एम रेज टू 1 by 3 इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कितना, 2 by 3, तो ये कितना आएगा, m रेज टू 2 by 3 और ये क्या है 1, तो 1 plus 2 by 3 कितना 5 by 3, तो m रेज टू 5 by 3, राइट, देयरफॉर I1 by I2 कितना आएगा, I1 by I2 कितना आएगा, m1 by m2 रेज टू 5 by 3, करेक्ट, गुड, देन बट व्हाट इज m1 by m2, व्हाट इज m1 by m2, what is m1 by m2, 100 upon 51.2, 100 upon 51.2, करेक्ट, पॉइंट हटा दिया तो 0 ऊपर, 51.2 मैं इधर ही लिख देता हूं, यहां से आगे आपके पास एक काम करते हैं, यहां से आपके पास आ गया m1 अपॉन m2, ये 100 इधर, नीचे क्या 51.2, 51.2 मतलब 512 इंटू 10 पावर -1, 10 पावर -1 ऊपर जाके क्या होगा +1, मतलब क्या आएगा ये 1000 अपॉन 512, वेरी गुड, और ये पावर में क्या था 5 by 3, 1000 मतलब कितना 10 पावर 3, ओके, do you know what is 2 raised to 1, 2 raised to 2, 2 raised to 3 8, 2 raised to 4, 2 raised to 5 32, 2 raised to 6 64, 2 raised to 7 128, 2 raised to 8 256, 2 raised to 9 512,
512 is 2 raised to 9. 2 raised to 10 पता है 1 GB of RAM, 1024 MB, that is 2 raised to 10. तो ये नंबर पता होंगे तो फास्ट सॉल्व होगा. अब ऐसा क्यों किया मैंने? अब इसको हम ऐसा कर सकते हैं क्या, 10 raised to 3, 2 raised to 9, पहले ले लेंगे क्यूब रूट क्योंकि 1/3 है, फिर बाद में कर देंगे पावर 5. कर सकते हो? यस. 10 raised to 3/3 मतलब कितना? 10. 2 raised to 9 पहले 1/3 मतलब 1 and 3 जाओ, फिर raised to 5. तो 2 raised to 3 raised to 5 मतलब 2 raised to कितना? 15. वेरी गुड, वेरी गुड. तो ये क्या मिल गया आपको? I1/I2. करेक्ट. सही है. ये ऊपर 5, ऊपर 5. गुड. तो कितना आ गया? नीचे कितना? 15 की 5? 15. तो व्हाट इज 2 raised to 15? क्या चाहिए था? क्या चाहिए था आपको? N2. ये क्या आएगा? I1/I2. I1/I2 मिल गया. यस. Into N1. How do you find out into N1? Into N1 कितना है? N1 कितना है? कितना है? 1. तो ये कैसे फाइंड करोगे? What is 10 raised to 5? 1 लाख. 1 lakh. It is 1 lakh, right? 2 raised to 15 कितना? What is 2 raised to 15? 2 raised to 10 तक तो आ गए थे. 2 raised to 10 कितना? 1024. 2 raised to 11 कितना? 2048. 12 कितना? 4096. कहां तक पहुंच गया? 2 raised to 12. 13 कितना? 13 कितना? 8192. 14 कितना? कितना? 14 कितना? 16384. ओके. तो 2 raised to 15 32,000 कुछ तो आता है, 32,000 समथिंग समथिंग. अब देखो ऐसा है, कैलकुलेशंस करने के बहुत सारे तरीके हैं. मैं ये क्वेश्चन वापस आपको रिपीट करके दूंगा नेक्स्ट सेशन में, बट यू नीड टू रिमेंबर हाउ टू डू कैलकुलेशंस. 10 raised to 5 मतलब 1 लाख, ये तो पता होना चाहिए. 2 raised to 15 नहीं आता ना, तो 2 raised to 10 into 2 raised to 5 तो कर ही सकते हो लॉजिकली. अब ऐसा है, 10 raised to 5 मतलब 1 लाख मैंने पहले ही बता दिया, और 2 raised to 10 मैंने बताया था रफली 1000. 2 raised to 5 आपने मुझे बताया 32. ये 3 और ये 3 गए ना? पक्का? 100/32 कितना? 3 point something. करेक्ट. तो 3.052 ये एग्जैक्ट आंसर है. तो ऐसा 10 raised 2 raised to 11 12 13 करते गए तो गए. थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको यहाँ पे. तो ये क्या आ गया आपके पास? I1/I2. I1/I2. हमें क्या चाहिए था? N2, which is I1/I2 into N1. बट I1/I2 कितना आया? 3.052 और N1 कितना है? 1. तो कितना आ गया फ्रीक्वेंसी? 3.052 रिवोल्यूशंस पर सेकेंड. गुड. तो क्वेश्चन अच्छे से लिख लो. I1/I2. और ऐसे क्वेश्चंस में क्या अप्लाई करना है? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम.